Hello students, welcome to this lecture. Today we are going to talk about an important topic, that is inferences, analysis and extrapolation. Let's start with inference. An inference is an assumption that you make about something that you see, read or experience. देखिए, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका अनुभव ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर जब हम अनुमान लगाते हैं, कोई धारणा बनाते हैं, उसे इन्फेरेंस कहते हैं। पिछले टॉपिक में भी आपको पिछले लेक्चर में भी आपको इस टॉपिक के बारे में क्लियर किया गया था, तो थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ कर रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव अवेलेबल एट दैट टाइम। तो जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उसके आधार पर हम इन्फेरेंस को कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। तो हियर इज एन एग्जांपल ऑफ इन्फेरेंस। आई इन्फर दैट देयर इज़ अ घोस्ट। मुझे लगा वहाँ कोई भूत है मेरे घर में। इन माई हाउस बेस्ड ऑन द एविडेंस दैट आई हैव सीन ऑब्जेक्ट्स मूविंग ऑन देयर ओन। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स को घर में हिलते हुए, अपने आप हिलते हुए देखा, तो लगा कि कोई भूत वहाँ पर है। तो जब हम किसी सिचुएशन के आधार पर अनुमान लगाते हैं, फैक्ट के आधार पर, तो हम उसे इन्फेरेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज इफ माय बेस्ट फ्रेंड स्टॉप्स टॉकिंग टू मी, आई कैन इन्फर दैट ही इज एंग्री एट मी और ही थिंक्स I am crazy and doesn't want to be seen with me. So that is an example of inference. Now next, that is analysis. It is most important for reading with comprehension. Analysis is the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts to gain a better understanding of it. In this way, analysis is a detailed study or examination of the substance. तो देखिए, एनालिसिस, जिसे हम हिंदी में विश्लेषण भी कहते हैं, वह किसी कठिन विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए उसको जब हम छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, या फिर किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम छोटे छोटे भागों में अंडरस्टैंडिंग के लिए बांटते हैं या उसके भाग बनाते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझने के लिए बहुत ही अच्छा हमारे पास एक तरीका होता है। ये रीडिंग को समझने के लिए या फिर समझ के साथ रीडिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। Next, that is extrapolation. This is also very important for reading with comprehension. And extrapolation is a kind of like an educated guess or a hypothesis. तो educated, देखिए, एक फॉर्मल वे में जब हम कहेंगे कि एक ऐसा गेस या एक अनुमान है या फिर पूर्वानुमान है, when you make an extrapolation you take facts and observations. तो देखिए, जब हम कोई इस तरह का पूर्व अनुमान लगाते हैं, उसमें हमारे पास तथ्य होते हैं, वो निराधार नहीं होते हैं, वो तथ्यों के ऊपर आधारित होते हैं और ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आधारित होते हैं। अबाउट अ प्रेजेंट और नॉन सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में वो फैक्ट होते हैं। एंड यूज देम टू मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट व्हाट माइट इवेंचुअली हैपन, कि क्या होने वाला है। तो एक्स्ट्रापोलेशन, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पूर्वानुमान है जिसमें किसी तथ्य या फिर ऑब्जर्वेशंस के आधार पर किसी सिचुएशन के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। एक्स्ट्रापोलेशन मीन्स फॉर्मिंग एन ओपिनियन और मेक अ जजमेंट अबाउट अ सिचुएशन बाय यूजिंग फैक्ट्स दैट वी नो फ्रॉम अ डिफरेंट सिचुएशन। तो किसी चीज़ का अनुमान लगाने या समाप्त करने की क्रिया यह मानकर कि मौजूदा रुझान जारी रहेगा या एक मौजूदा तरीका लागू रहेगा, या ज्ञात जो डाटा होता है उसमें रुझानों से अज्ञात मानों को संदर्भित करके एक ग्राफ, वक्र या मानों की श्रेणी का विस्तार। देखिए, इसका गणित में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो टर्म है,
इसको गणित में ज़्यादातर फॉलो किया जाता है, तो रीडिंग के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ज्ञात तथ्य जो है उसके आधार पर हम अज्ञात मानों के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो उन फैक्ट्स को, तो उसी का नाम ही एक्सट्रापोलेशन है। रीडिंग स्ट्रेटजीज़, तो अब हम रीडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रीडिंग की स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेडिक्शन पहले भी हमने क्लियर कर लिया था। तो प्रेडिक्शन इज अ गेस यूजिंग टेक्स्ट और पिक्चर क्लूज एज टू what is happening in the book. We make predictions before reading. We think about the title, illustrations and picture work. During reading, after reading. During reading, we stop and predict what will happen next. After reading, we confirm or adjust our prediction. If our prediction was wrong, we think about what happened. Predictions encourage active reading and keep the students interested whether or not the predictions are correct. Incorrect predictions can give a signal or a misunderstanding that needs to be revised. The following instructions should be given to the students. Look at the 4 pictures below. What do you think the final picture will show? आप इसमें देख सकते हैं कि क्या इसमें होने वाला है। पिक्चर स्टार्टिंग की देखिए क्या है, और धीरे धीरे आपको हर पिक्चर में एक जो प्रेडिक्शन है वो आप कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। आपको रीडिंग से पहले ही पिक्चर से ये अनुमान लग जाएगा कि क्या होने वाला है। एंड देन look at the pictures, table of contents, chapters, headings, diagrams and features. तो इन सब को जब हम देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं बुक के अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं, चैप्टर, हेडिंग्स, डायग्राम्स एंड फीचर्स, तो उससे क्या होता है कि हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें क्या क्या होने वाला है, किसी किताब में या किसी चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है। राइट डाउन प्रेडिक्शंस अबाउट द टेक्स्ट, लुक फॉर वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम दीज प्रेडिक्शंस ड्यूरिंग रीडिंग। तो हम उन प्रेडिक्शंस के बारे में लिख सकते हैं कि क्या होने वाला है, इन जो बेसिस होते हैं ये इसके आधार पर। वाइल रीडिंग रिवाइज द प्रेडिक्शंस और मेक न्यू प्रेडिक्शंस। जब हम पढ़ते हैं तो उस समय हम अपनी प्रेडिक्शन को रिवाइज कर सकते हैं और उनको नए तरीके से या फिर उनको नए तरीके से लिख सकते हैं। तो प्रेडिक्शन जो है वो रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, या रीडिंग का एक बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटजी है। Now next is visualizing. There are many students who think visually using shapes, spatial relationships, movements and colors. They can get benefit from this strategy. Look at this picture. You create a picture in your mind using the clues and words from the text as you read. It's like making a movie in your brain. Action. जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, हम विजुअलाइज करते हैं, हम उन चीज़ों को पिक्चर्स की फॉर्म में देखते हैं या उनको विजुअलाइज करते हैं, उनको तस्वीर के माध्यम से हम बनाते हैं। जैसे हम कोई स्टोरी देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसमें कोई कैरेक्टर्स है, अननोन कैरेक्टर्स है, हम अपने मस्तिष्क में क्या करते हैं, हम उनकी पिक्चर्स क्रिएट करते हैं, एक अनुमानित पिक्चर हम बनाते हैं और उसके साथ उसको लिंक करते हैं जो भी हम रीड कर रहे होते हैं। तो इमेजिन अ फिक्शियस स्टोरी टेकिंग प्लेस एज इफ इट वर अ मोर। इमेजिन the features of characters. Picture the plot in time and space. Imagine processes and explanations happening visually. Use nouns, verbs and adjectives to create pictures, diagrams or other
mental images. Use graphic or organizers to lay out information. Make sketches or diagram on scrap paper. तो देखिए, इन शॉर्ट विजुअलाइजिंग जो है, किसी भी कंसेप्ट को जब हम रीड करते हैं उसके बारे में इमेजेस क्रिएट करना होता है. जब हम इमेजेस क्रिएट करते हैं तो उस पढ़े हुए को हम लंबे समय तक अंडरस्टैंडिंग के द्वारा उसको समझकर हम लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस. Having students formed their own questions helps them recognize confusion and encourages active learning. Here are some examples, like before reading, think about the subject based on title, chapter, headings, and visual information. Make note of anything you are curious about. While reading, pause and write down any question. Be sure to ask question if there is confusion. तो जब हम पढ़ते हैं तो उस समय क्वेश्चन कर सकते हैं अगर हमें उसमें कोई कन्फ्यूज़न है. Look for the answers while reading. Look for the answer while reading. Pause and write down the answers. Were all the questions answered? Could the answers come from अदर सोर्सेज. देखिए, जब हम क्वेश्चन आंसर इस तरह से सर्च करते हैं, क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चंस को हम उनको क्लियर करते हैं उनके आंसर्स को, तो क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग जो है वो बढ़ जाती है. क्वेश्चन अगर हमारे अंदर आते हैं तो इट मीन्स कि हम अच्छे से रीड कर रहे हैं. क्वेश्चन के आंसर जब हम ढूंढते हैं तो हमारी जो रीडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है. Now, summarize. Retell and summarize. Summarize to tell in your own words what has happened in the story. देखिए, जब हम कुछ पढ़ते हैं उसको जब हम समराइज करते हैं, आप जानते हैं कि हम कोई पैराग्राफ हमने पढ़ा, कोई स्टोरी हमने पढ़ी, उसको जब हम अपने अकॉर्डिंग समराइज करके बताते हैं तो उस समरी से क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पता चलती है कि हमने कितना समझा. अगर हम समराइज उसको अच्छे से कर पाते हैं तो इट मीन्स कि हमने अच्छी रीडिंग की. अगर समराइज नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो इट मीन्स कि हमने अच्छे से रीडिंग नहीं की. रिटेलिंग में भी वही चीज़ है कि हम रिटेलिंग चैलेंजेस द स्टूडेंट्स टू एम फॉर कंप्लीट रिटेंशन. तो इसमें क्या है कि हमने जब बच्चे के माइंड में उस कंसेप्ट को लंबे समय के लिए रखना है तो बच्चे को हम बार बार बोल सकते हैं कि आप फिर से बताइए. हम जो रीड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई समरी के लिए उसको बोल सकते हैं कि आप समराइज़ कीजिए. तो जब हम रीटेलिंग की बात करते हैं, उसे फिर से बोलने के लिए कहते हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है और भी बेटर होती है. समराइजेशन अलाउज देम टू discriminate between main ideas and minor details. Here are some examples. During reading, note down the main ideas or events. Put a check mark in the book or write a note to point out a main idea. At the end of the chapter or section, review the information or story. Note main ideas or events and details that support them. After reading, retell or summarize the text. Focus on important points and support them with relevant details. Refer to the books to check the retelling or summarization. Now, to connect the text to a life experience, other text or prior knowledge. Connecting a text to a student's experiences and knowledge helps the students personalize the information. It also helps the students to remember information when they link it to their lives.
Here are some examples. Is the subject familiar? Do the characters resemble familiar people? Have you learned about the concept from school, home, or other experiences? Is the style of genre familiar? Write down similarities between the current text and experiences, knowledge, or other text. So, we should connect the text to life experience. If we do same, then we can say that students are reading with comprehension. Now, last one is word attack strategy. Word attack strategy help the students to decode, pronounce and understand unfamiliar words. They help the students attack words piece by piece or from a different angle. Like to use picture clues. Look at the pictures. Are there people, objects or actions in picture that might make sense in the sentence? तो हम पिक्चर्स को क्लूज के लिए यूज़ कर सकते हैं. टू साउंड आउट द वर्ल्ड, स्टार्ट विद द फर्स्ट लेटर and say each letter sound out loud. Blend the sounds together and try to say word. Does the word make sense in the sentence? तो हम साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए भी बच्चों के सामने वर्ड्स रख सकते हैं, लेटर्स कंबाइन करके रख सकते हैं और उनको ब्लेंड भी कर सकते हैं और उन्हें यूज़ करने के लिए बोल सकते हैं. Look for chunks in the word. Look for familiar letter chunks. They may be sound, symbols, prefixes, suffixes, endings, whole word or base word. Then to connect to a word you know, think of a word that looks like the unfamiliar word. Compare the familiar word to unfamiliar word. Decide if the familiar word is a chunk or from the unfamiliar word. Use the noun word in a sentence to see if it makes sense. If so, the meaning of two words are close enough for understanding. So keep reading to use prior knowledge. Think about what he or she knows about the subject of the book, paragraph or sentence. Read the sentence with the word and see if it makes sense. So, dear students, these were the strategies of reading. And that's all about this topic. Thank you.